Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and I welcome you all class 3 students of DAV school, and I am going to discuss you your new chapter, that is about water. Chapter number 10, water. So water is essential for all living beings. It is present in fruits, vegetables, leaves, flowers, airs, and even in our breath also. बच्चों, पानी के बारे में समझ रहे हो ना? पानी नहीं तो क्या होगा? पानी नहीं तो जीवन नहीं होगा. देयर विल बी नो लाइफ विदाउट वाटर. आप सब बच्चे सुन रहे होंगे और कभी कभी अखबारों में, टीवी में देखते होंगे कि व्हेन एवर वी थिंक अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स, है ना, जब भी यूनिवर्स में दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट्स पर उसके बारे में कुछ रिसर्च की बात होती है, डिस्कवरी की बात होती है, सो साइंटिस्ट सबसे पहले उस पर क्या ढूंढते हैं कि इज़ वाटर अवेलेबल, वहाँ पर पानी है या नहीं है. क्योंकि अगर पानी मिल गया तो वहाँ पर कोई ना कोई लाइफ फॉर्म हो सकता है, कोई जीवित चीज़ वहाँ पर हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है. बट सॉरी टू से, अभी तक तो हमारे साइंटिस्ट किसी ऐसे प्लैनेट का पता नहीं लगा पाए हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, और वाटर है भी तो वहाँ पर लाइफ का कोई फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है. लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्स है, करोड़ों अरबों तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो लाइफ होगा ही, वहाँ पर वाटर भी होगा और बाकी सारे एनिमल भी होंगे, प्लांट भी होंगे, मेरा विश्वास है. सो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू करते हैं. वाटर. तो वाटर कितना इसेंशियल आइटम है, आप समझ रहे हो ना, कि हम सब लिविंग थिंग्स के लिए, वेदर वी आर प्लांट्स और एनिमल्स, हम सब लोगों के लिए पानी कितना ज़रूरी है. और ये कहाँ कहाँ मौजूद है? तो ये बाकी जगहों पर जो दिखता है, हिमालय पर्वत पर, है ना, बर्फ़ के ग्लेशियर के तौर पर, नदियों में, समुद्र में, तालाब में, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो पानी है, बादलों में, इस सब के अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स, एयर्स एंड इवन इन आवर ब्रीथ. हमारे वाटर की बात तो ऐसे करें ना कि हमारा ये जो अर्थ है, इस पर इसके 70 to 75% हिस्से में पानी ही पानी है. और ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी के बारे में भी है, शरीर के बारे में भी है. हमारे शरीर में भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है. एंड वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. तो ये जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, पत्तियां, फूल, हवा, यहाँ तक कि हमारी सांस में भी पानी है. पानी का फार्मूला याद है ना, H2O. सो जहाँ भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी वहाँ पर हो सकता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी हमारे आसपास में कहाँ पे मिलता है. सो इन सिटीज़ वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप. शहरों में आमतौर पर लोगों को घर में जो नलके का कनेक्शन लगा होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, इससे पानी मिलता है. एंड एट सम प्लेसेज वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स. और जो थोड़ा सा सबर्बन एरिया होता है, वहाँ पर लोग चापाकल, हैंड पंप मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है. हैंड पंप, दिस इज द इमेज ऑफ हैंड पंप. ऐसा. अब आप सोचो, ध्यान करो, याद करो कि आपने ऐसी चीज़, ऐसा इक्विपमेंट सड़क के किनारे में कहाँ पर लगा हुआ देखा है. दिस इज़ नोन टू बी हैंड पंप. ऐसा भी होता है ये. चलो वापस चैप्टर पर आते हैं. So at some places people get water from lakes, ponds or rivers. So lakes, ponds and rivers are natural sources of water. They also draw water from the well. So here you can see, इसे हम लोग बोलते हैं वेल, कुआं. गांव में अक्सर ऐसा कुआं होता है जहां पर लोग अंडरग्राउंड वाटर को ऐसे निकालते हैं. हैंड पंप और ये जो मोटर है या बोरिंग है, ये तो नए ज़माने की चीज़ें हैं. वेल्स, कुएँ अक्सर गांव में हुआ करते थे. अभी भी आपको गांव में कुएं दिख जाएंगे. ऐसा होता है कुआं. इनसाइड व्यू है ये, और आउटसाइड व्यू, बाहर से कुआं ऐसा दिखता है ना.
और कुछ एक कुओं में इस तरह की सीढ़ियाँ भी बनी हुई होती थी। ये कुआं लगता है कि बंद पड़ा है, काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया लोगों ने। ये ऐसे भी होते हैं कुएं। ये भी एक कुआं है, इसमें एक बाल्टी भी लटकी है। ओके, सो सोर्सेज ऑफ वाटर। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ डू यू नो सेक्शन में क्या लिखा है। इट इज़ रिटन दैट अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखो, दुनिया का नक्शा देखो ना, ग्लोब को देखो, ग्लोब, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट ग्लोब। और मैं आपको ग्लोब क्यों दिखाना चाहता हूँ, अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं। ब्लू प्लेनेट कहे जाने की भी बात यही है कि जब हम लोग स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो ब्लू एरिया है दैट इज वाटर, सी, है ना। तो हमारी पृथ्वी का 3/4 पोर्शन, अबाउट 75% पोर्शन, 75, वो जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। So on the earth water is present in lakes, ponds, wells, rivers, seas and oceans. So these cover a very large part of the earth's surface. ये पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, इतना बड़ा हिस्सा कि इसको यहाँ पर हम लोगों ने 75% कहा। इसीलिए तो हमारी धरती पर जो लाइफ का जो भी फॉर्म है वो वाटर के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। पानी, जहाँ पर भी पानी नहीं है, जैसे कि आपने डेजर्ट्स के बारे में सुन रखा होगा, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, जहाँ पर सैंड ही सैंड होता है, तो वहाँ पर ऐसे जीव जंतु होते हैं, ऐसे हैबिटेट्स, ऐसे वहाँ पर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। So picnic spots are often developed near lakes and rivers. The water present there is used for boating and other water sports. तो आप लोगों में से कितने बच्चों ने पिकनिक मनाया है, या आप याद करो, चेक आउट योर मेमोरी, हैव यू एवर विजिटेड टू एनी नियर बाई लेक और रिवर। अगर नहीं तो जैसे ही मौका मिले तो अपने पेरेंट्स के साथ में आसपास के किसी लेक, किसी रिवर की विजिट करो। आप देखोगे कि वहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स के भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, बोटिंग का ऑप्शन भी हो सकता है, वहाँ नेचुरल सीनरी भी बड़ी अच्छी होती है, हरियाली होती है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ, ये मुझे लगता है ये तो किसी डैम का दिख रहा है, कोई बांध बना हुआ है ना। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन एंड स्नो। मैंने कहा था ना वी विल डिस्कस अबाउट रेन एंड स्नो ऑल्सो। रेन का मतलब आप समझ रहे हो, बारिश, एंड व्हाट अबाउट स्नो। स्नो आपके फ्रिज में जो आइस जमी होती है, और स्नो जो है वो नेचुरल आइस है, जो बर्फ़ जमी होती है। जाड़े के मौसम में आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में स्नोफॉल होता है। वहाँ पर जाड़े के मौसम में पानी की बूंदें नहीं बरसती, बर्फ़ बरसती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेन की बातें करते हैं। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर लोग दिख रहे हैं ना, छाता लगा करके चलते हुए। तो रेन के बारे में क्या कहना है, यू मस्ट हैव इंजॉयड बाथिंग इन द रेन, फॉर दैट यू डू नॉट नीड वाटर फ्रॉम द टैप और द बकेट, यू गेट ए नेचुरल शावर ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई। कभी कभी ऐसा होता होगा कि स्कूल से लौटते समय में बारिश शुरू होती जाए, तो कई बच्चे अक्सर कभी कभी थोड़ा सा पानी में भीगना पसंद करते हैं, या भीगते ही घर जाने की जिद भी करते हैं। या अगर बच्चे घर पर भी हों तो उनका जी मचलता है, दे वांट टू कम आउट ऑफ होम ड्यूरिंग द रेन। तो अगर बारिश हो रही है तो आपको नलके में पानी की ज़रूरत नहीं है, बाल्टी में भर भर करके पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट ए नेचुरल शावर। Rain is the most important natural source of water. Lakes, ponds and
rivers get water mainly from rain. The rivers flow into a sea or an ocean. एक्चुअली में रेन एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जिससे अर्थ पर वाटर साइकिल पूरा होता है और पानी का वाटर का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे एरिया में। और ये जो झील होते हैं, तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, हाउ डू दे गेट वाटर? दे गेट वाटर डायरेक्टली मेनली फ्रॉम रेन। कुछ एक नदियाँ होती हैं जिन्हें ग्लेशियर से, आइस पिघलने से पानी मिलता है। सो द रिवर्स फ्लो इनटू ए सी और एन ओशन। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड ऑल्सो। अगर जिस इलाके में बारिश नहीं होती है ना, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर नलके से, बोरिंग से, हैंड पंप से भी पानी निकालने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि धरती के अंदर पानी का लेवल डाउन हो जाता है। और जब उस इलाके में अच्छी बारिश होती है तो ये जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सड़कों से, खेतों से, नदियों से बहता हुआ पानी धीरे धीरे रिस करके धरती के अंदर जाता है और वही पानी हम लोग अपने नलके में, है ना, बोरिंग के ज़रिए, नलके के ज़रिए वापस मिलता है हमें। सो ग्राउंड वाटर इज यूज बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पम्प्स। तो आप सब बच्चों को याद होगा ना, आप समझते होंगे, सुन भी रखा होगा कि भारत में जो एग्रीकल्चर का काम है दैट इज़ मानसून बेस्ड। उसमें ज़्यादातर फसलों को पानी बारिश के पानी से मिलता है। और कभी कभी अगर उन्हें नदी से पानी लेने की ज़रूरत भी पड़े तो नदियों में पानी आएगा कहाँ से? बारिश से ही तो आता है ना। सो इन मैनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज। ऐसा होता है बहुत सारे इलाकों में जो नलके में पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। सो द वाटर इज़ ड्रिवन फ्रॉम rivers and it is purified before distribution to the household taps. So rain is a natural source of irrigation for plants and crops. एक बार अच्छे से बारिश हो जाए ना तो आप उस जगह की जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसे 3-4 महीनों के लिए पानी की खुराक मिल जाती है, जिसकी वजह से उस पर उगने वाले पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है। और जो पौधा, जिस पौधे की जड़ें, रूट्स जितनी गहरी जा सकती हैं उसे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो रेन वाटर वॉशेज अवे द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर ए रेनफॉल। और बारिश होने के बाद क्या होता है? बारिश होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट्स में से डस्ट पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं, सड़कों पर से धूल गायब हो जाती है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, सब हरे भरे से दिखते हैं। और इतना बड़ा, इतना बढ़िया दिखता है कि यू कैन वॉच। आपके आसपास में अगर पीकॉक्स रहते हो तो उन्हें आप बारिश के दिनों में, बादलों के आने पर नाचते हुए भी देख सकते हो। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पीकॉक ऑल्सो। सो डू यू रिमेंबर, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। सो हैव यू एवर नोटिस द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन योर लोकेलिटी ऑन ए रेनी डे? कभी ध्यान किया है, सोचा है कि जब बारिश होती है तो हमारे आसपास में रहने वाले जानवरों के बिहेवियर में क्या चेंज आता है? Some of you might have seen a peacock merrily dancing. It enjoys the rain and feels very happy during the rain. मोर को बहुत खुशी होती है जब बारिश होती है। And now we will discuss about the solid form of water, solid states of water, snow. So have you ever been to a hill station as like Mussoorie, Nainital, Kullu Manali, Shimla, or have you visited Ladakh, Jammu Kashmir to see, and have you ever seen the snowfall? The snowfall as small white cotton like flakes. रुई के जो फाहे होते हैं ना, रुई इतना हल्का सा और इतना सफ़ेद सा, तो जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ ऐसे ही गिरती है आसमान से और सारी की सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक कवर अप हो जाती हैं स्नो से। Trees, roofs of the houses and the hills get covered with snow. A white sheet seems to cover everything. It is beautiful sight indeed. तो क्या होता है इस मौसम में? इन इलाकों में जो हिली एरिया है, हिमालय के आसपास का एरिया है, वहाँ के ट्रीज़, वहाँ के जो पेड़ होते हैं, घरों की छतें हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वो सब के सब सफ़ेद चादर से एकदम से ढक जाती हैं और ये बड़ा सुंदर भी होता है। कभी कभी इसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है अगर ज़्यादा दिनों तक स्नोफॉल हो तो।
रोड्स जो होते हैं ना वो भी कवर अप हो जाते हैं, तो गाड़ियों का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So snow is a major natural source of water. In winters, there is normally heavy snowfall on the mountains. During summer, a part of the snow melts and changes into water, and this water flows down the mountains into the rivers and lakes. तो जाड़े के समय में ये जो बर्फ़ जम जाती है, यही बर्फ़ कई बार गर्मियों में पिघल करके पानी बन जाता है और आसपास में झीलों में, तालाब में, नदियों में ये इसकी सप्लाई बनाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द रिवर्स एंड द सीज ऑफ इंडिया, कि भारत में जो नदियां हैं और भारत में जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गोवा को विज़िट किया है, मुंबई को विज़िट किया है, कोलकाता को विज़िट किया है, तमिलनाडु को विज़िट किया है? अगर आप पटना के आसपास में रह रहे हो, बनारस के आसपास में रह रहे हो, तो नदियां तो मेरे ख्याल से हर स्टेट में हैं। तो नदियों को किस किस ने विजिट किया है, मैं चाहूँगा कि आप अपने नाम लिखो मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। सो राइट द नेम ऑफ ए प्लेस विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड ऑल्सो नेम द रिवर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पटना का नाम लिख देता हूँ, बिकॉज आई एम लिविंग एट मुजफ्फरपुर and it is just 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पटना। और पटना के बगल में नदी कौन सी है? गंगा नदी है ना, गंगा नदी। जो लोग दिल्ली के पास में रह रहे होंगे दे कैन राइट अबाउट यमुना ऑल्सो। सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज द नील इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो नील नदी है उसी को दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का दर्जा मिला हुआ है। So you should note it down and remember it for general knowledge purpose also. India is land of many rivers. So the major rivers of North India are, ये सारी नदियाँ हैं नॉर्थ इंडिया की। I am underlining the list. ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, चेनाब। And the main rivers of South India are कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा and तापी। India is surrounded by the Indian Ocean on the south, Bay of Bengal on the east and Arabian Sea on the west side। तो ये जो चीज़ लिखी है, ये लिखा है यहाँ पर सी के बारे में, कि भारत के आसपास में, भारत के 3 इलाकों में, जैसे कि साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में जो महासागर हैं, समुद्री इलाका है, वहाँ पर कौन कौन से महासागर हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन की बातें करते हैं, मनुष्य की सभ्यता की बातें करते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि आदि मानव अक्सर जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। बाद में उन्हें फायर के बारे में जानकारी हो गई, फिर उसके बाद उन्हें कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के बारे में सीख लिया उन्होंने। और जब उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में सीख लिया, आफ्टर दैट, उसके बाद वो जब भी अपने हैबिटेट्स, जब भी वो रहने की बात, टिक कर रहने की बातें करते थे, कॉलोनी बनाते थे, गांव के रूप में स्टेबल होने की बातें करते थे, तो अक्सर वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदियों से मिलने वाला पानी उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता था और साथ साथ ही उनकी खेती की ज़रूरतों के लिए, इरिगेशन के काम के लिए भी नदियों की ज़रूरत होती थी। तो आप देखोगे और ज़रा सा स्टडी करो, लोगों से पूछो, तो आप जान सकते हो कि नदियों के आसपास का इलाका जो होता है वो थोड़ा सा हेवीली पॉपुलेटेड होता है। आप यहाँ पर बातें करो उत्तर प्रदेश के कई शहरों की, बिहार के कई शहरों की जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सो यूटिलिटी ऑफ रिवर्स, आखिर ये जो नदियाँ हैं इनकी उपयोगिता क्या है, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो रिवर वाटर इज समटाइम्स डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स। कैनाल को हम लोग बोलते हैं नहर, है ना। तो नदियों में जब पानी ज़्यादा हो या ज़्यादा ना भी हो, तो भी नदियों के पानी को नहर के द्वारा अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। खेतों में सिंचाई के काम आता है। खेतों में सिंचाई करने का मतलब, जब भी हम कल्टीवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर का काम होगा, तो पौधों को पानी तो चाहिए ना। सो इन दैट केस
these canals are used. So rivers are useful source of energy also. You might have visited a dam or seen a picture of a dam. पन बिजली का नाम सुना है कि हाँ, पानी से भी बिजली बनाते हैं। गीले हाथों से बिजली के तार को छूने पर बड़ा सा झटका लगता है, लेकिन यही पानी जो है कई बार बिजली बनाने के भी काम आता है। इसे कुछ लोग हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं, हाइड्रो पावर भी कहते हैं। So the electricity generated by using a water is called हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने आसपास के किसी डैम का भी नाम लिख सकते हो, जहाँ पर क्या होता है कि नदी के पानी को रोक करके, है ना, और उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर कोई एक ब्लॉक, एक दरवाज़ा खोल करके उसे कंट्रोल्ड मैनर में उस पानी को हम लोग टरबाइन पर गिराते हैं, और जब वो टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा होती है। तो आप सब लोग अपने अपने आसपास के इलाके में अगर कहीं डैम हो और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कोई पावर प्लांट लगा हुआ हो, सो कैन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डैम एंड राइट द नेम ऑफ द रिवर ऑल्सो। अपने आसपास को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आखिर हम लोग जो EVS की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं, जिसका जो हिस्सा हो जाता है साइंस, जनरल साइंस और सोशल साइंस, तो इसमें यही तो बातें हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द लाइफ, जीवन को समझने के बारे में। व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। और हमें अपने हिस्ट्री को समझना होता है, हमें अपने सोसाइटी को समझना होता है, हमारे यहाँ जो सरकार काम कर रही है उसे समझना होता है। इसके साथ साथ में ही हम लोग वहाँ की ज्योग्राफी को भी समझते हैं कि नदियाँ कौन सी हैं, पेड़ पौधे कौन से हैं, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के क्रॉप की खेती होती है हमारे आसपास में। तो हम लोग डैम की बातें कर रहे थे। ए डैम स्टोर्स रिवर वाटर इन इट and this stored water can then be used to generate electricity, and for this it is made to fall from height। इतनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा तब जाकर के ऐसा होता है। I would like to show you a picture of any hydro electricity project। जस्ट ए मिनट, मैं आपके लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर सच में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है और डैम्स में नदियों के जरिए पानी को कंट्रोल करके गिराने से बिजली आखिर बनती कैसे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो आप, ये है ना, ये एक डैम है और इस हिस्से में पानी को ब्लॉक करते हैं और यहाँ से इसको गिराते हैं, और यहाँ पर ही वो सारी मशीनरी, वो सारा इक्विपमेंट लगा होता है जिससे बिजली पैदा होती है। ये एक अच्छा सा डायग्राम है। यहाँ पे पानी स्टोर करके रखा हुआ है और यहाँ ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एक जनरेटर है और ये टरबाइन है जो इस पानी के गिराने से टरबाइन घूमता है और इसके घूमने से जनरेटर से बिजली पैदा होती है और ये बिजली फिर से सर्कुलेट की जा रही है। एक और पिक्चर हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये भी एक अच्छी सी तस्वीर है। व्हाट हैपन्स इनसाइड ए हाइड्रो पावर प्लांट, सो यू कैन सी दैट कि पानी जब गिरता है तो वो इस टरबाइन को ऐसे ऐसे घुमाता है ना, और उसकी वजह से ये जनरेटर से बिजली पैदा होती है। और फिर आगे की बातें तो आप समझ सकते हो। इस तरह से डैम से पानी गिराते हैं। ये यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड द चैप्टर वाटर, चैप्टर नंबर आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 10 फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स ऑफ DAV। ठीक है, तो जल्दी ही मैं एक नया चैप्टर लेकर के आऊँगा और आगे चल कर के आई विल ऑल्सो अपलोड the video lectures of solutions of the chapter also. So keep watching my YouTube channel New Age Coaching. You should like it, share it, subscribe it, and you should put on your comments. What do you need more from my
यूट्यूब चैनल। आपको और क्या चाहिए, किस तरह के लेक्चर्स, किस तरह का सपोर्ट आप सब बच्चों को चाहिए। आई वुड लाइक टू मेंशन माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, 8090940 सो फॉर एनी एकेडमिक हेल्प, पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह का सलाह लेना हो, किसी भी तरह की एडवाइस लेनी हो, यू कैन सबमिट योर क्वेरी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करो, है ना। तो तब फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।